अब ये बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनाई अलग अलग कि कहाँ कहाँ डिस्कोर्स पर क्या क्या कहा। मैं एक चीज़ समझ पाया कि जो रियल लाइफ है, अभी आपने भी शुरुआत में कहा था कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हम लोगों के ऐसे होती हैं जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं। हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उन चीज़ों को, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे खाके के बाहर की चीज़ है, या आउट ऑफ द बॉक्स है, इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे एंसेस्टर्स ने इसे मना किया है। एक पॉइंट पर आता हूं जो एक और कंट्रोवर्सी है। जब मैं ओशो के बारे में सर्च कर रहा था गूगल पर, माँ शीला का नाम बहुत जोड़ा जाता है और माँ शीला को लेकर भी कई कंट्रोवर्सीज का जिक्र होता है। करेक्ट। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जिक्र होता है। ये कंट्रोवर्सी कैसे कनेक्ट होती है ओशो के साथ? सो ये जो रजनीशपुरम की मैंने बात बताई, तो उस समय पे माँ शीला पूरा बागडोर संभाल रही थी एज अ सेक्रेटरी। ओशो अपने डिस्कोर्स दे रहे थे और ये एज अ सेक्रेटरी बनने की कहानी भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। हाँ, वो कंट्रोवर्सी तो देखिए, ओशो की लाइफ इज कवर्ड विद अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, ठीक है। बट अगर हम एक एक कंट्रोवर्सी को डिकोड करने लग जाए, लोगों का इंटरेस्ट होगा, अगर वो और पार्ट डिमांड करेंगे, एक पार्ट 2 फॉर दिस, तो तब हम और डिटेलिंग में करेंगे, क्योंकि ओशो इटसेल्फ इज नॉट अ हिस्ट्री, इट्स अ मिस्ट्री, ठीक है, जो क्रैक करना आसान नहीं है, बट अगर कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई कम स्ट्रेट टू द कॉन्स्पिरेसी पार्ट। एग्जैक्टली। तो 1984 ऑरेगन में एक बहुत बड़ा किस्सा बाहर आया। तो 700 लोगों को अफेक्ट हो गया था, फूड पॉइजनिंग हो गई थी। ठीक है। सैल्मोनेला जो वायरस होता है उनके खाने में पाया गया, जिसके चक्कर में बहुत लोगों की तबीयत खराब हुई। लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि ये माँ शीला और उनके गैंग ने किया था। ओके। इसमें ओशो ने कभी इनको करने नहीं कहा था। क्यों कहा था? देखिए, आप इस चीज़ को समझिए। क्या हो गया था कि जब धीरे धीरे विदेशी लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि किस प्रकार से ये लोग पूरा अपना एक शहर बना दिए, शहर चला रहे हैं, तो शहर चाहता था कि इंडिपेंडेंटली हम लोग इस जगह को पूरी तरीके से चलाएं विदाउट एनी इंटरफेरेंस। हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, अपना ही सरकार बने, सब कुछ बने। तो इलेक्शन की बात हुई। अब इलेक्शन की बात हुई तो दे वांटेड टू मेक श्योर, माँ शीला वांटेड टू मेक श्योर कि कुछ भी हो, जीत हमारे गुरु के ही टीम की हो। ओके। गुरु को तो इतना कोई अंदाज़ा भी नहीं था क्या चल रहा है बाहर, ठीक है, क्योंकि ओशो की एक आदत थी, वो बहुत बार साइलेंस में चले जाते। 3 साल वो साइलेंस में चले गए थे। साइलेंस में वो इंट्रोस्पेक्शन, 3 साल तक नो कांटेक्ट। बट आप जो सोचो, उनका साइलेंस भी इतना बड़ा था, वो साइलेंस में बैठेंगे, वो देखने के लिए लोग आते थे दूर दराज से। ऐसी चीज़ थी, कुछ तो होगा। वो साइलेंस में भी लोग बड़े खुश हो जाते थे। सो माँ शीला ने पहले ये किया कि भाई हमारा, तो उन्होंने सोचा कि भाई वोट्स कैसे जीता जाए, अगर दूसरी पार्टी के वोटर से हटा दिए जाएं और सिर्फ हमारे ही लोग रहें तो वो हो जाएगा। दूसरा उन्होंने क्या प्लान करा था कि जो गलत थी, जो ओशो ने भी कहा है, मैं बताऊंगा कैसे। तो दूसरा क्या किया कि तब एक रूल रहता था कि वोटिंग के लिए एप्लीकेबल कौन लोग होंगे जब वो 30 दिन एटलीस्ट उस शहर में रुके हुए हो, स्टेशन हो। ओके। तो उन्होंने क्या किया, जो सिटी के बाहर के जितने भिखारी थे, जितने बाकी सारे लोग थे, उनको 30 दिन पहले से लेके खाना पीना आसरा आश्रम में देने लग गए ताकि उनको वोटिंग राइट्स मिल जाए। वो बात अलग है कि बाद में गवर्नमेंट ने उस हक को भी छीन लिया, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर दिया, चेंज कर दिया कि नहीं, नॉट अलाउड। तो वो प्लान फेल हो गया। तो माँ शीला बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस थी, वो चाहती थी कि वो चीज़ उनके गुरुदेव जीते हैं और हमारा ही पूरा साम्राज्य हो, हमारी ही सरकार हो, हमारा ही सब कुछ हो। तो उन्होंने कुछ लाइन क्रॉस कर दी। जैसे यूएस की सबसे बड़ी वायर टेपरिंग की जो किस्सा था, वो भी इन्हीं के आश्रम में आया था। लेकिन आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखो ना, ये चीज़ें पता कैसे लगी लोगों को? ये पता लगी बिकॉज ऑफ ओशो। ओशो के जब उनके क्लोज फॉलोअर्स ने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर हो रही हैं, तो उन्होंने चुप्पी तोड़ी और एक बाहर आके कॉन्फ्रेंस में चुप्पी तोड़ने के बाद उनने सीधे कहा कि मैं दरख्वास्त करता हूं कि सरकार आए और हमारे इधर चेकिंग करे क्योंकि गलत काम हुए हैं। अगर ओशो ने खुद ने ये चीज़ की होती तो वो खुद आके क्यों ओपनली कहते? ठीक है, उन्होंने खुद ने आके कहा कि भाई सरकारी संस्था आए, और सरकारी संस्थाओं को यही एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि कोई हमें एक मौका दे कि अंदर जाके हम घुस पाए, अंदर क्लोज बैरिकेड्स के अंदर जाएं और पता करें। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो गलत हो रही थी, और इसी के चक्कर में और कोइंसिडेंटली उसी समय पे माँ शीला अपने 12 सहयोगियों के साथ प्राइवेट जेट लेके उड़ गए। एलिगेशन ये भी लगा कि उस समय पे जो करीब करीब कुछ 40-50 करोड़ रुपए संस्था के अकाउंट में थे, वो भी शायद ये लेके निकल गए थे। इस तरह के आरोप भी लगे जिसको उन्होंने डिनाई किया हुआ है। सो ये जो चीज़ थी, ये किस्सा था, इसमें ओशो का कहीं भी हाथ नहीं था। इनफैक्ट द रीज़न, जब उन पे किस्से, जब केस चला और ये सारी चीज़ें चले, बट स्टिल उनको बाइज्जत बरी करना पड़ा। वो क्यों करना पड़ा? बिकॉज कोई भी उनके अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस नहीं निकला। पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना वेपन उठाए सरकारों को हिला दिया, जिनको जेल में रखने की कोशिश कर। अच्छा, और एक चीज़ आप देखिए,
साजिश किस लेवल तक ये थे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। सो समय ऐसा था कि जब कोर्ट पे केस चल रहा था, ठीक है, तो सरकार को लगा कि भाई ऐसी चीज़ डालो जिसमें इनको समय लग जाए, तब तक हम देखते हैं, ठीक है। मतलब किस हद तक कोई सरकार गिर सकती है आप सोचिए। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, 10-12 करोड़ रुपए कुछ ऐसा निकाला गया, बेल का अमाउंट है, ये दे दो और निकल जाओ। उन्होंने अनुमान लगाया था कि इनकी फॉलोइंग इतनी ही तो है कि 5-6 घंटे में हो जाएगा। उनको ये नहीं पता था कि 1 घंटे में हो जाएगा, ऐसी फॉलोइंग है, ठीक है। तो भाई उनके फॉलोअर्स ने तो टक कर दिया। तो 1 घंटे बाद ओशो बोले कि ठीक है चलते हैं, और वहीं उस प्रिजन से जो हमारे छोटे मोटे सामान हैं वो लेके आ जाते हैं और फिर हम अपने देश के लिए रवाना होंगे। तो उधर जाते हैं, तो पहला शॉकिंग देखते पूरा प्रिजन खाली है। बोले यार ये पूरा फ्लोर क्यों खाली है, कोई फेस्टिवल भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, सारे आरोपी गायब है। चलो ठीक है, सामान उठाते हैं, वहाँ से निकलते हैं। 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद उनको खबर क्या आती है कि उस प्रिजन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उन सेल्स में। ओके, कोइंसिडेंस नहीं हो रहा, उसी समय पे सारे लोगों को बाहर किया गया है। और कहीं ना कहीं सोचा गया था कि एटलीस्ट 4 घंटे तो लगेंगे, फिर जब वापस आया जाएगा तब देखते हैं क्या हुआ होगा। और ये तो 1 घंटे में काम हो गया और वो निकल गए, इसलिए ये आज तक पता नहीं चल पाया। अदरवाइज कोइंसिडेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको और एक बताता हूँ, ये मैंने इंटरव्यू लिया था तो मैं बताता हूँ कि रंग दे बसंती के वन ऑफ द राइटर्स हैं कमलेश पांडे जी, वो ओशो के सन्यासी हैं इतने सालों से। ये कथा उन्होंने अपनी ज़ुबान बताई, और रंग दे बसंती सबको पता है कितनी शानदार सुपर डुपर हिट। उन्होंने खलनायक भी लिखी है, काफ़ी सारी लिखी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनसे ऐसे पूछा कि आप इतना मतलब मानते तो वो पहले से थे, बट और ज़्यादा आपका विश्वास आपकी वाइफ का कैसे बढ़ गया। तो उन्होंने, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड का है तो मेरे को बताने में कोई हर्ज नहीं है, तो उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ सम रीजंस उन लोगों का बेबी नहीं हो रहा था। ओके, तो वो ओशो के पास गए। ओशो ने एक समय बताया कुछ 4 या 5 ईयर्स, 4-5 ईयर्स तक बेटा अगर तुमने ये वाला पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिटेशन किया देन यू विल हैव द बेबी। मेडिकल कुछ नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने बोला एग्जैक्ट जो समय बोला था ओशो ने, उस समय के बाद उस प्रैक्टिस के करने की वजह से। सो ऑब्वियसली विश्वास बढ़ेगा ना अगर इस प्रकार की चीज़ें होने लग जाए। और ये तो कम है, एक और हमको एक सन्यासी ने बताया था कि हमारे ऑफिस में हमको कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, कुछ भी कर लो, कितने एप्लीकेशन डाल दो, नहीं छुट्टी मिलती है। और तब कुल्लू में कुछ कुल्लू के पास में शिविर था इनका ओशो का। तो ओशो ने इससे पहले कहा, जब नीचे शिविर चल रहा था, तुमको उस वाले में आना है, तो बोले सॉरी गुरुदेव, ये तो अपना सिटी था आगे, उधर नहीं आ सकते, और ऊपर से आप तो 9 दिन के लिए बुला रहे हो, 9-10 दिन के लिए, इतनी तो छुट्टियाँ देंगे ही नहीं, आज तक नहीं दिया, मैं 3 साल से ट्राई कर रही हूँ। बोले तुम आ रही हो, बस इतना बोला। उसने बोला ठीक है, एप्लीकेशन हर बार लिखते हो रिजेक्ट होता है, इस बार भी लिख देती हूँ। वो एप्लीकेशन ने फ्राइडे को लिखी, मंडे को सुबह को उनका टेबल अप्रूव्ड आ गया। अब वो बोले भाई आज तक जीवन में जो चीज़ क्यों नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। अच्छा, इस दुनिया में वैसे भी चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। अगर मैं किसी मंदिर में जाऊँ, ये एक आम धारणा बता रहा हूँ, मंदिर में जाऊँ करेक्ट कि प्रभु मेरा कल ये काम हो जाए, मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बहुत नॉर्मल सी बात है, हर आदमी करता है। करेक्ट। और हो जाए तो अगले दिन से नहीं, वो पूरी जिंदगी उस मंदिर में जाता है, भले कोई दूसरी मनोकामना उसकी पूरी हुई हो ना। बिल्कुल। तो विश्वास यहीं से बनता है। एक आखिरी सवाल मेरा है कि क्या आप आज तक जितनी भी हद तक आप ओशो के आश्रमों से जुड़े, क्या आपकी जिंदगी में भी बड़ा चमत्कार कोई हुआ? चमत्कार या चेंजेस, बड़े चेंजेस हुए हैं, बड़े चेंजेस, मतलब चमत्कार तो नहीं कहूँगा, मैं आज भी उनको समझ रहा हूँ, बट हाँ चेंजेस हुए हैं। जिंदगी को देखने का एक आउटलुक जरूर चेंज हुआ है। जैसे उनका, मेरे को जो ओशो को समझ में आया, प्रेजेंट में रहना, बोलना बड़ा आसान है, बड़ा डिफिकल्ट है। तो ये मैं एक चेंजेस मैंने देखा है कि आज से 2.5 साल पहले मेरे ऊपर, देखिए सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी होती रहती है, ठीक है। 2.5 साल पहले एक कंट्रोवर्सी हुई, तब 2-2.5 साल पहले, तब मेरे इंस्टा पे 150K थे, मोर्चा ही निकाल गए, अनफॉलो अभिषेक, ये वो फलाना ढिमका। 9 महीने के अंदर मेरे हाईएस्ट फॉलोइंग हो गई इंस्टाग्राम। 2.9 मिलियन है ऑलरेडी, हाँ, एंड इट ऑल हैपेंड इन 8-9 मंथ्स, ठीक है, उस समय पे। and became the highest followed Instagram follower in business and Indian business and finance context. TEDx सबसे ज़्यादा मेरे को इन्विटेशन है और सबसे ज़्यादा डिलीवर किए इन द बिजनेस एंड फाइनेंस इंडियन कंटेक्स्ट, ठीक है। तो ये तब उस समय पे मेरे को 2 महीने लगे थे थोड़ा मेंटली इस चीज़ निकलना शुरू हो गया था, बट 2 महीने लगे थे थोड़ा, क्योंकि इतना बड़ा चीज़ हो गया, सब मीडिया कवर करते हैं, पता है वो हो जाता है आसपास के। इस बार वापस एक इशू हुआ था, आई थिंक आज से 6-8 महीने पहले। इट टुक मी 2 hours। ओके।
एंड आई वाज लाइक ठीक है, हो तो गया। आपकी बात सुन के ना बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे जो आज से शुरू कर देंगे ये सब करना कि मुझे भी मिलेनियर बनना है। यार नहीं मतलब Within a year also. नहीं, वो जरूरी नहीं है, वो ऐसा नहीं होता, वो बिकॉज ऑफ दैट नहीं हुआ। ऑब्वियसली कंसिस्टेंट पोस्टिंग हुई, काफी सारी चीजें हुई, Everything matters. द पॉइंट इज उस समय पे मैंने भी नहीं सोचा था ये सारी चीजें होंगी। एक सोचो ना, आपके मोर्चे निकाल रहे हैं, अनफॉलो और आपकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग होती जा रही है। लोगों ने आज भी बहुत सारे लोग रोकने की कोशिश करते हैं, उनको समझ में नहीं आता, लेकिन ये बढ़ता ही जाता है। हर बार एक बार रोकते हैं, फिर वो 2 लेवल आगे निकल जाता है। पिछले 5 साल से लोग कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पॉइंट है कि इस बार चेंज ये था कि मैं प्रेजेंट में रहा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए भगवत गीता भी क्या कहती है, पास्ट का सोचने का फायदा नहीं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। फ्यूचर का सोचोगे एंग्जाइटी होगी, तो प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट एक्सेप्ट कर लो। वो एक्सेप्टेंस अगर आने लग गया, देखिए मोस्टली हम 95% चीज़ें जो फ्यूचर के बारे में सोच कर डरते हैं वो कभी होती नहीं है। एग्जैक्टली फ्यूचर होता ही नहीं है। आप प्रेजेंट को जीते रहो, जो आज हम प्रेजेंट जी रहे हैं वो कभी फ्यूचर था। तो डिफरेंस ये है कि आज मैं जब खाना खाता हूँ तो मैं सिर्फ खाना खा रहा हूँ, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, मोबाइल नहीं देख रहा हूँ, ये डिफरेंस है। ओके मैं हर आश्रम से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मैं ओशो के आश्रम से गया, मैंने तो मैंने वहाँ से ये चीज़ सीखी। मैं जब सदगुरु के आश्रम में गया, लोग बोलेंगे मेडिटेशन सीखी, मेडिटेशन तो सीखी, लेकिन उससे ज़्यादा एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है जो शॉक करेगी। जनवरी 2024 से लेके आज 1.5-2 साल होने को आ गए हैं, मैं रोज़ एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैं घर पे हूँ, बीमार भी हूँ, कुछ भी हो जाऊँ, मैं अपने यूटेंसिल्स खुद धोता हूँ। अब सोचो, लोगों ने सोचा मैंने क्या रीजन बिहाइंड दैट? रीजन बिहाइंड इज कि अगर मतलब मैंने वहाँ से एक चीज़ समझी कि जितना हो सके ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको निर्भर नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद कर सकते हो, ये भी एक टाइप ऑफ मेडिटेशन हो सकता है कि आप इंजॉय करो उस प्रोसेस को। मतलब हाँ 5 मिनट तो लगता है, तो आई जस्ट एंजॉय दैट प्रोसेस। आत्मनिर्भर, आई एम नॉट डिपेंडेंट, आई एम रिड्यूसिंग दैट डिपेंडेंसी ऑन समबडी। प्रेजेंट में रहने के चक्कर में मैं पहले खाते वक्त, हम सबको आदत है, हम 10 कॉल अटेंड करेंगे, मैं फ़ोन अलग रख देता हूँ। हाँ, अगर मैं बहुत कुछ अर्जेंट आज ही के दिन होने वाला है तब मेरा फ़ोन रहेगा, बट आई ट्राई टू अवॉइड। जब तक मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, दैट्स इट। ऑल्दो मेरे परिवार पे कोई ये चीज़ फॉलो नहीं करता, बट मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने वहाँ से सीख लिया। आर्ट ऑफ लिविंग में जाके जो श्री श्री रविशंकर जी का, मैंने सुदर्शन क्रिया सीखी, क्योंकि सुदर्शन क्रिया ने मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प आउट किया, तो मैं वो क्रिया करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन करता हूँ, कुंडलिनी करता हूँ, उधर और भी हैं, नाद ब्रह्मा है, काफ़ी सारे हैं, बट मैं ये 2 पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो कुंडलिनी मेडिटेशन है, वो आपकी एनर्जी को वापस अंदर ले आती है, मतलब काम डाउन करती है, इसलिए उसको शाम को करते हैं। लोगों को लॉजिक भी नहीं पता। फिर ये जैसे मैंने कुछ सन्यासी से मिला तो छोटी छोटी चीज़ें पता लगी। जैसे कोई भी नॉर्मल मेडिटेटर होगा, उसको भी मैं एक बता देता हूँ जो मैंने खुद ने सीखा है, मैं करता हूँ कि मेडिटेशन में आप कोई भी मेडिटेशन करो, आंख बंद करते हैं, ठीक है। क्यों? आप सेंसेस को कट कर रहे हो, आप दुनिया से कट हो रहे हो। हम लोगों से मिस्टेक क्या होती है, थोड़े भी आवाज़ होता है, कुछ होता है, थोड़ी सी आंख खुल जाती है, फिर बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो किसी ने मेरे को बताया कि आप जब आंख थोड़ी सी भी खोलते तो एनर्जी लीक हो जाती है। तो आप कुछ भी कर लो, कोशिश करो आपकी आंख बंद रहे जब तक आप पूरा प्रोसेस। तो छोटी सी थी, एंड आई रियलाइज हाँ मेक सेंस, ठीक है। जब भी कर रहे हैं, और बोले असली मेडिटेशन तो तभी होगी ना कि आप युद्ध भूमि में भी खड़े हो, वहाँ पर भी मेडिटेट करो, आपको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, वो होगा असली मेडिटेशन। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में तो हम आ ही चुके हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी है ओशो से भी। लाइफ चेंजिंग धीरे धीरे करके शायद होंगी। आज भी मैं जब समय मिलता है मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उनके डिस्कोर्स सुनने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली उनके काफ़ी मुझसे बहुत बड़े ज़्यादा फैंस होंगे जो बहुत रेगुलर तरीके से सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो रोज़ 2-2 घंटे सुनते हैं, काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ। मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, बट हाँ आज भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद मेरे को एक बार में सोच, अभी जैसे जस्ट टू एंड एक फाइनल स्टेटमेंट, सेक्स से ओशो को काफ़ी रिलेट किया जाता है। ओशो ने क्या कहा था? ओशो ने कहा था उस संबंध को तोड़ दो जहाँ प्रेम नहीं है, ठीक है। एट द एंड हम कर तो रही है ना वही चीज़। आज जो डाइवोर्सेस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ लव जब एक रिलेशनशिप में आ जा रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑफ केसेस वही हो रहा है। तो उन्होंने ऐसा कुछ तो गलत तो उस समय पे 70s में नहीं बोला था। उन्होंने दूसरा क्या बोला था कि भाई फिजिकल इंटिमेसी इज इंपॉर्टेंट फॉर अ रिलेशनशिप। आज भी भले ही घर के अंदर दबे ज़बां पे, बट पीपल वुड एक्सेप्ट कि एटलीस्ट इन द इंसेप्शन ऑफ द रिलेशनशिप इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया। वो सब मानते हैं, बट कोई बोलता नहीं, उनने बोल दिया बस। ये वाली चीज़ है। वो रिलीजन्स या लोगों के अगेंस्ट नहीं थे। जो लोग कहते हैं कि ओशो गांधी जी के अगेंस्ट थे, ओशो गांधी जी के अगेंस्ट नहीं थे, उनके रिस्पेक्ट करते थे। ओशो गांधी जी के कुछ फिलोसफीज के अगेंस्ट थे। जैसे गांधी जी कहते थे कि मेड इन इंडिया होनी चाहिए और प्लस वही सुई धागा और वो चरखा बेस्ड होना चाहिए।
ओशो कहते थे कि नहीं भाई, हमको इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा आगे चल के, वरना एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगी ज़्यादा, वरना हमारा डेवलपमेंट कहाँ से होगा। एट द एंड तो हम लोगों ने वही कर लिया ना, हम चले तो उधर ही गए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। तो पॉइंट है कि ही वॉज नॉट अगेंस्ट। कृष्ण जी को वो काफ़ी बैलेंस समझते थे। ओशो कहते थे कि कृष्ण जी बैलेंस है, जहाँ तर्क करना चाहिए तर्क करते हैं, जहाँ सजा देनी चाहिए सजा देते हैं, जहाँ मॉडरेशन रहना चाहिए मॉडरेशन रहते हैं। शिव जी को भी मानते थे कि भैया तंत्र तो वहीं से आया, विज्ञान भैरव तंत्र, उन्होंने पूरा डिस्कोर्स उस चीज़ पे दे दिया। जेडी कृष्णमूर्ति को भी वो मानते थे, वो कहते थे कि भैया बढ़िया इंसान है, प्रैक्टिकल बहुत है, बस प्रेम वाला पार्ट को वो थोड़ा स्किप कर देते हैं, इंटीमेसी, तो वो उनका वो था। तो ही इज़ नॉट लाइक ही इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट रिलीजियस सेक्ट, ही वॉज। तो एंड में वही है कि ओशो एक ऐसी विचारधारा थी जिसने चैलेंजेस सबको किया, रिलीजन्स को किया, पॉलिटिशियंस को किया, सबको किया, लेकिन टूवर्ड्स द एंड जिन्होंने उनको ध्यान से समझा वो समझ गए कि वो गलत नहीं थे। वो केवल एक व्यक्ति नहीं थे जो सेक्स गुरु थे या रोल्स रॉयस में चलने वाले एक रिच मैन्स गुरु थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों को एक न्यू मैन बनाना चाहते थे। आपने सन्यास का भी जिक्र किया था अपनी बातों में कि सन्यास लेते हैं ओशो के आश्रम में जाकर लोग। सन्यास, ओशो का सन्यास और एक दुनिया का सन्यास, वो दोनों मुझे लगता है अलग अलग होंगे, क्योंकि दुनिया का सन्यास ये कहता है सब छोड़ दो, करेक्ट, और चले जाओ गुफाओं में या पहाड़ों पर जहां पर आपका कोई ना पत्नी है, ना कोई आपका पति है, ना आपका कोई सगा संबंधी नहीं है, आप सिर्फ आप में हो। क्या यही वाला सन्यास है ओशो के आश्रम में? ये भी एक है कि ओशो का सन्यास अलग होता है। ओशो का सन्यास में आपने देखा होगा लोग एक रोप पहनते हैं, एक माला हमेशा पहनते हैं जिसमें ओशो की तस्वीर रहती है। दैट इज अ प्रोटेक्शन माला, दैट इज व्हाट दे से कि ये हमने किया है तो हमारे गुरु की छाया है हम पे। ठीक है, गुरु जहाँ पर भी हैं वो हम पे देख रहे हैं, हमको गलत कामों से रोक रहे हैं, गलत छाया चीज़ों को हमसे दूर रख रहे हैं। वो रोब रहता है। एक बार आपने उनको एज अ गुरु एक्सेप्ट किया तो आप किसी और को गुरु नहीं मानते हो। जब तक आप सन्यासी हो आप नहीं मानते हो। बाकी सन्यास जो होता है वो बोलते हैं मोह माया छोड़ दो, शादी मत करो, बच्चे मत करो। ओशो का सन्यास वो नहीं कहता। अच्छा, ओशो को कहता है यार फ्री टू, मतलब आप वापस फैमिली लाइफ में जा सकते हैं, आप जैसे फैमिली लाइफ चला रहे हैं वैसे चलाइए। बिल्कुल, आप पूरा फैमिली लाइफ चलाओ, बट एट द सेम टाइम आप इवॉल्व होते रहो टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। ओके, ओशो ने एक सिंपल सी चीज कही जो मेरे को गलत भी नहीं लगती। हमारे ही सारे ऋषि मुनियों को देख लो, सारे ऋषि मुनि फैमिली लाइफ में थे, तो फिर ऐसा क्यों हो? उनका ये कहना था, देखिए उनका जो सेक्स वाली चीज को लोग लेके करते हैं, बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी एंड सेक्स, दीज आर डिफरेंट। अब ये बहुत बड़ा डिटेलिंग होगा जिस पे अगर लोग बोलेंगे, बट नॉर्मल से अगर आप इस चीज को समझिए तो ओशो का ये कहना था कि सेक्स पावर इज द बिगेस्ट पावर। सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी वहीं से आती है। एक नॉर्मल लॉजिक लगाइए, सबसे ज्यादा बिलियनर्स 45 के एज के बाद क्यों होते हैं? बिकॉज तब वो उस घरेलू वाले फेज से निकल के वो एनर्जी जब बच जाती है, दैट इज व्हाट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन अदर थिंग्स। एग्जैक्टली, साइंस भी ये कहता है कि जब आपका टेस्टोस्टेरोन पूरा खत्म हो जाएगा तब यू आर मोर लाइक डेड, कुछ भी इमोशन नहीं रहेगा आपके अंदर। डिक्लाइन इज डिफरेंट थिंग, बट पूरा खत्म हो जाएगा तो एक लड़का कुछ नहीं कर सकता। क्रिएटिविटी भी वहीं से भी आ रही है। इसलिए अब एक चीज देखो, बड़ा कंट्रोवर्शियल होगा लेकिन ये सच्चाई है। आप दुनिया के सबसे बड़े इंसानों को देखो, कहीं ना कहीं उनके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस बड़े अजीब रहते हैं। इलॉन मस्क दुनिया का रिचेस्ट इंसान 12 बच्चे कर चुका है। एग्जैक्टली, और मल्टीपल शादियां, एक शादी से तो बार शादियां करता रहता है। वो क्वींस कॉलेज में पढ़ने चले गए थे। क्यों चले गए थे? इसलिए नहीं कि वहां पे पढ़ाई अच्छी होती, उधर सबसे ज्यादा युवतियां हैं, इसलिए वो उधर पढ़ने गए थे। तो उधर आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा आपको इस चीज का दिखा। स्टीव जॉब्स ने तो लीजा नाम का एक लैपटॉप बना लिया, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ये मेरी बेटी है अंटिल हिज लास्ट स्टेजेस। फिर बोला हाँ यार ये हमारी बेटी है, नाजायज हो गई थी, बट ठीक है, उनके भी कहीं ना कहीं वो वाली चीज रह चुके हैं। हमारे देश के भी काफी नेता रहे, इंडिपेंडेंस के समय पे एक मंत्री थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके भी काफी विख्यात चर्चे चलते रहते हैं कि भाई उनके भी काफी ऐसा। तो आई एम नॉट सपोर्टिंग कि ये पॉलीगम है, बट दिस इज द रियलिटी कि सेक्सुअल एनर्जी को ओशो कहते थे आप किस तरह से कन्वर्ट, इसलिए वो क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा देते थे। पेंटिंग करो, आर्ट करो, कहीं ना कहीं आप इस चीज को यूज करो, क्रिएटिव चीजें यूज करो। इसलिए उनके आश्रमों में क्रिएटिविटी को बहुत तवज्जो। इसलिए डांस आप देखोगे, डांस बहुत देखा जाता है कि जब भी हम ओशो के आश्रम की कोई भी तस्वीर देखते हैं, जैसे मैंने आपकी भी बहुत सारी रील्स देखी, डांस करते हैं लोगों। जो आपने मेहरून कलर का एक रोब वाली बात कही, वो पहने हुए लोग बहुत डांस करते हैं। बड़ा देखने वाले को लगता है यार ये कैसे पॉसिबल होगा, इतने लोगों के बीच में आदमी सबको खोकर। सो यही चीज है ओपननेस, कि खुलो। आप खुद, एक आखिरी चीज ऑडियंस को भी मैं कहूँगा, आप खुद सोचो, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, 25 साल की उम्र होती नहीं है, उसके बाद हम सिर्फ दबते हैं, हम ओपननेस छोड़ देते हैं। आप कहीं पर बैठे हो,
एक शादी में आपकी अगर उम्र 35 हो गई, आपके पैर थिरक रहे हैं कि मैं जाके थोड़ा सा तो हेजिटेशंस। हाँ, बट नहीं यार, मेरे बीवी के घर वाले क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, हेजिटेशन। यहाँ पर वो हेजिटेशन हटा दिया जाता है, क्योंकि डांस तो यार साइंटिफिकली इट ऑल्सो इज प्रूवन कि जॉय एक्सप्रेस करने का सबसे बढ़िया चीज़ है। एंडोर्फिन्स निकलेंगे, सेरोटोनिन निकलेगा, सारे अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे, खुश रहोगे, ज़्यादा जियोगे। दैट इज प्रिसाइजली व्हाट ही ट्राई टू कम्युनिकेट। और डांस में यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी, वहां पे कुछ स्टेप्स नहीं फॉर्म कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, नहीं, जो लग रहा है दिल से, जो आ रहा है, दैट इज व्हाट ओशो प्रमोटेड एंड दैट इज व्हाट आई फील। इसलिए ओशो चाहते थे कि आपके अंदर का बचपना हमेशा जिंदा रहे। इसलिए आपको देखेंगे लोग खुश रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं। डोंट यू थिंक एंड गोल हर इंसान का वही है, कमा क्यों रहा है, काम क्यों कर रहा है, कि मैं खुश रहूं, शांति से रहूं, नाचता खेलता रहूं। वही चीज ये लोग कर रहे हैं। जिसको जहां सुकून मिले वहां से एग्जैक्टली। और जिन लोगों को लगता है कि ओशो वाज अ रिच मैन गुरु, अब एक चीज बताओ, आपने ये कहा ना सब वो रोप पहनते हैं, रोप का सबका कलर सेम है। अब आप सोचो आश्रम में जब पहुंचोगे, किसको पता है कि साइड वाला रोल्स रॉयस का मालिक है कि साइड वाला काम करने वाला मालिक है। ही क्रिएटेड अ यूनिफॉर्मिटी ताकि आश्रम के अंदर वो ईगो क्लैश नहीं हो। आश्रम के अंदर विनोद खन्ना तक गार्डनिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, अरबपति लोग वहां पे उनके किचन में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका ईगो को तोड़ेगा, आपके अंदर जो घमंड आ गया उसको तोड़ेगा। तो हिज प्रैक्टिसेस वर वेरी डिफरेंट, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। बट मैं सजेस्ट करूंगा, जो घड़ी डिटर्जेंट बोलता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पहले आप पढ़ो, पहले आप करो, फिर डिसाइड करो ना वेदर यू वांट टू अडॉप्ट और नॉट। आप पहले ही सुनी सुनी बातों पे अगर आप रिजेक्ट करोगे तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि कॉन्स्पिरेसीज रची गई हैं उनके मैसेजेस को दबाने के लिए। लेकिन आप खुद सोचो, अगर एक व्यक्ति है जो जाने के बाद भी, उनके जाने के भी अब 33 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, बट स्टिल आज आप और मैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके डिस्कोर्सेस चल रहे हैं, रील्स उनके मिलियंस ऑफ वायरल जा रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी उस व्यक्ति में। अगर हम आज उनकी तुलना जीवित गुरुओं के साथ कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी। अगर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे बात कर रहे हैं, आशुतोष राणा अगर आके सामने बात करें, कुछ तो बात होगी। तो कोई कुछ ना कुछ, तो एटलीस्ट बी क्यूरियस, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट एग्जैक्टली, समझने की कोशिश करो। बिकॉज लोगों को लगता है ओशो वाज जस्ट रोल्स रॉयस एंड सेक्स गुरु। नहीं, इट वाज मच बियॉन्ड दिस थिंग। रोल्स रॉयस, देखो आपके भी अगर कोई गुरु होंगे, आप उनको प्रेम से कुछ गिफ्ट करोगे ना, तो वो एक्सेप्ट तो करेंगे ना। एग्जैक्टली, ही वॉज एक्सेप्टिंग दैट, ही वॉज देयर इन द टाइम। पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए, जब वो ओरेगन में थे तब उनके पास रोल्स रॉयस थे, तब भी ही वॉज इन द सेम स्टेट। जब वो भारत लौटे, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तब भी वो सेम स्टेट पे थे। और ओरेगन जाने के पहले भी जब कुछ नहीं था, तब भी वो सेम स्टेट पे थे। दिस इज व्हाट ट्रू एनलाइटनमेंट लुक्स लाइक। ये होता है असली एनलाइटनमेंट, कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आपको रियलाइजेशन हो गया, सेल्फ रियलाइज जिसको कहते हैं, आपको रियलाइज्ड हो गया। एंड दैट इज द पॉइंट वेर यू रियलाइज कि कोई फर्क नहीं है, प्रेजेंट में रहो, जो है उसमें खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो। एंड दैट इज द कोर मैसेज विच प्रोबेबली मेरे को जितना समझ में आया ओशो वांटेड टू। यानी कि ये है पूरा निचोड़ इस पूरे पॉडकास्ट का, जहां पर हम लोग ये संभोग से समाधि से के पन्ने को पलट कर अगली किताब, जो किताब के आखिरी पन्ने हैं, वहां तक पहुंचते हैं।